बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 5 का ही लेक्चर नंबर 32 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। अब तक हमने मैटर देख लिया, मैटर की स्टेट्स के बारे में हमने देख लिया, उनका कंपैरिजन हमने कर लिया। ठीक है। फिर हमने गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। अब हम आ जाते हैं गैसेस से रिलेटेड ही लॉज पे। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉज रिलेटेड टू गैसेस। गैसेस का बिहेवियर जानने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग लॉज प्रपोज किए। ठीक है, अलग अलग लॉज पेश किए। तो उन सारे लॉज को एज अ होल लॉज ऑफ गैसेस कहते हैं। ठीक है, जो कि गैसेस का नेचर बताते हैं कि वो किस नेचर के होते हैं, उनका क्या बिहेवियर होता है, कब कब वो कैसे बिहेव करेंगे। तो इनसे रिलेटेड, इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड साइंटिस्ट लॉज पेश करते गए और उन सारे लॉज को एज अ होल हम कहते हैं गैस लॉज। ठीक है, कलेक्टिवली हम उनको क्या कहते हैं, गैस लॉज कहते हैं। उन गैस लॉज में साइंटिस्ट ने किन किन चीज़ों पे बात की थी कि गैसेस का नेचर और उनकी वेरिएशन, जब हम उनकी कंडीशंस चेंज करेंगे, जब हम उनको अलग अलग कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, जैसे टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे गैसेस का क्या रद्द अमल होगा, प्रेशर के इंक्रीज या डिक्रीज होने का या फिर कांस्टेंट रखने का गैसेस पे क्या रद्द अमल होगा। ठीक है, वॉल्यूम हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तब गैसेस कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो वो कैसे बिहेव करेंगे, या फिर गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो किस तरह के डिफ्यूजन शो करेंगे और उसकी वजह क्या होगी। तो साइंटिस्ट ने जो भी लॉज प्रेजेंट किए थे उन सारे लॉज में इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़, इन्हीं सारे बिहेवियर के बारे में बात की गई थी और उन लॉज को कलेक्टिवली जब हम नाम देते हैं तो हम उनको कहते हैं द गैस लॉज। आज जो हम गैस का लॉ पढ़ेंगे वो है बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ से हम स्टार्ट करेंगे। आपके इस चैप्टर में आपके पास दो ही लॉज मौजूद है, एक है बॉयल्स लॉ और एक है चार्ल्स लॉ। तो आज के अभी के लेक्चर में हम बॉयल्स लॉ स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम चार्ल्स लॉ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो बॉयल्स लॉ 1662 में रॉबर्ट बॉयल नाम का एक साइंटिस्ट था। उन्होंने भी, अब क्योंकि उस टाइम सारी रेस यही लगी हुई थी कि भाई गैसेस का नेचर फाइंड आउट करना है। ठीक है, गैसेस का बिहेवियर फाइंड आउट करना है अलग अलग कंडीशंस में। तो इस रेस में रॉबर्ट बॉयल भी शामिल हो गए। तो उन्होंने 1662 में स्टडी किया गैसेस का ही नेचर। ठीक है, गैसेस का ही बिहेवियर जानने के लिए उन्होंने वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान का रिलेशन स्टडी किया। वॉल्यूम और प्रेशर किसका, एक गैस का। ठीक है, गैसेस से रिलेटेड लॉज है ना ये। तो उन्होंने क्या किया कि एक गैस की स्टडी की। उस गैस की स्टडी में वो क्या जानना चाह रहे थे कि मैं देखता हूँ कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान क्या ताल्लुक है अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूँ। यानी 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने गैसेस की स्टडी की। उस गैस स्टडी में उसने ये देखा कि अगर मैं टेम्परेचर को ना छेड़ूं, ठीक है, तीन फिनोमेना थे उनके पास, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा करता हूँ कि टेम्परेचर को नहीं छेड़ता। ठीक है, टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट रख लेता हूँ, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूँ तो तब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान क्या ताल्लुक बनेगा किसी भी गैस का। ठीक है, किसी भी गैस में प्रेशर और वॉल्यूम का क्या ताल्लुक बनेगा जब मैं कांस्टेंट रखूँगा टेम्परेचर को। तो अब जब ये उसने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, यानी बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम किसी भी गिवन मास का, मास कौन है यहाँ पे हमारे पास, गैस। ठीक है, वॉल्यूम किसी भी गिवन मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वॉल्यूम, ठीक है,
किसी भी मास का यानी गैस के मॉलिक्यूल्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। अगर टेम्परेचर को ना छेड़ा जाए और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। ठीक है, ये स्टेटमेंट थी बॉयल्स लॉ की। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, दूसरे अल्फाज में उन्होंने क्या कहा कि भाई जो इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम है उसका प्रोडक्ट इक्वल होगा फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम के। कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और नंबर ऑफ मोल्स यानी मास भी सेम, यानी सेम ही मास के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लॉ को, यानी जो ये स्टेटमेंट अब उसने दी, एक स्टेटमेंट तो उनकी ये हो गई कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। फिर इसी चीज़ को उसने मज़ीद एलेबरेट किया कि जो इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम है यानी बिल्कुल स्टार्ट का, ठीक है, वो इक्वल होगा फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम के प्रोडक्ट के, जब टेम्परेचर और मास को नहीं छेड़ा जाएगा। यानी टेम्परेचर को तो कांस्टेंट रखा जाएगा और मास इन अ सेंस के एक ही मास के लिए हम जब ये रिलेशन देखेंगे तो ये कंडीशन होगी। तो इस चीज़ को उन्होंने मैथमेटिकली ऐसे लिखा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, ये मैथमेटिकल फाइनल एक्सप्रेशन है किसका, बॉयल्स लॉ का। यानी बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब आपको न्यूमेरिकल्स कभी सॉल्व करने होंगे तो वो आप इस फार्मूला के थ्रू सॉल्व करोगे। ठीक है, इस फार्मूला से आप या तो V2 फाइंड आउट करोगे या P2 या V1 या P1। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये एक फाइनल एक्सप्रेशन है बॉयल्स लॉ का। अब एकदम से फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, हमें तो कुछ समझ आया ही नहीं। अभी तक तो हम सिर्फ यहाँ तक समझे हैं कि भाई उसने टेम्परेचर को नहीं छेड़ा तो उसने ये स्टडी किया कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हो कि वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो जाएगा और अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज रहेगा, है ना। तो फिर ये एक्सप्रेशन का क्या चक्कर है, ये है तो फाइनल एक्सप्रेशन, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब ये फाइनल एक्सप्रेशन जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है बॉयल्स लॉ की, ये कैसे आई, ये अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, वापस उनकी पहली बात पे आ जाते हैं। ठीक है, जो पहली इक्वेशन उन्होंने दी थी हम वहीं से वापस स्टार्ट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमने फाइनल एक्सप्रेशन तक पहुंचना है। अच्छा, तो पहली जो इक्वेशन है वो यही है कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ये बात तो समझ आ गई थी। अब आपको पता है जब भी आपको डायरेक्ट रिलेशन या जो इनवर्स रिलेशन का साइन रिमूव करना होता है, ठीक है, इस साइन को जब आप रिमूव करते हो तो और इस साइन को आप इक्वल में तब्दील करते हो तो उसको तब्दील करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट पुट किया जाए। तो अब फर्ज करो हम इस साइन को रिमूव करना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, v बराबर है कांस्टेंट ज़रब 1/p के। ठीक है, 1/p। तो क्या हो गया, हमने ये जो प्रोपोर्शनल का साइन था उसको रिमूव किया और उसको रिमूव करने के लिए और उसको इक्वल में चेंज करने के लिए हमें कांस्टेंट पुट करना ही होता है। ठीक है, जब भी आप डायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन के साइन को चेंज करते हो इक्वल में तो लाजमन कोई ना कोई कांस्टेंट आपके पास मौजूद होता है और उस कांस्टेंट को आप वहाँ पे पुट करते हो। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि v बराबर है कांस्टेंट ज़रब 1/p के। ठीक है, अब भी वही बात है, हमारी बात चेंज नहीं हुई। अच्छा जी, फिर अगर मैं ऐसे करूँ, इस कांस्टेंट का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, इसने ना मल्टीप्लाई होना है ना डिवाइड होना है कुछ। तो अगर इस कांस्टेंट को मैं यहीं पे रखूँ, है ना, ठीक है, इस कांस्टेंट को मैं यहीं पे रखूँ और मैं इस p को
यहाँ से लेके जाऊँ वहाँ पे, ठीक है। यानी हमारे पास है v बराबर है कांस्टेंट ज़रब 1/p, तो कांस्टेंट को मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ, ठीक है। इक्वल का साइन पहले से हमारे पास मौजूद है, v जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे है ना। तो अब इस p को अगर मैं इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना चाहूँ तो आपको पता है जब इक्वल के इस तरफ कोई साइन पॉजिटिव में हो वहाँ पे जाके माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, है ना। ये तो मैथमेटिक्स में आपको क्लियर है। तो अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना। तो जब इक्वल की दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वॉल्यूम इनटू प्रेशर बराबर है कांस्टेंट के, वॉल्यूम ज़रब प्रेशर बराबर है कांस्टेंट के। अब दोनों चीज़ें एक जैसी, तो इसको आप पी वी लिखो या फिर वी पी लिखो, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। आप इसको पी वी लिखो या वी पी लिखो, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसको पी वी लिख दिया है, ठीक है, सिर्फ उसकी रिप्रेजेंटेशन बेहतर करने के लिए। अच्छा जी, अब हमने ये कह दिया, तो यहाँ से जो इनडायरेक्ट रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन था, वहाँ से हमारे पास ये आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, किसके अकॉर्डिंग, बॉयल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब ऐसा है, अगर हम ये कह सकते हैं कि पी वी बराबर है कांस्टेंट के, तो इसका मतलब P1 V1 भी बराबर होगा कांस्टेंट के, ऐसे ही P2 और V2 भी बराबर होगा कांस्टेंट के। PV जनरली अगर बराबर है कांस्टेंट के तो इसका मतलब P1 V1 बराबर होगा कांस्टेंट के, P2 V2 वो भी बराबर होगा कांस्टेंट के, P3 V3 वो भी बराबर होगा कांस्टेंट के। क्यों? क्योंकि हम एज अ होल जनरली उसको कह रहे हैं कि भाई P और V का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी P की वैल्यू और V की वैल्यू यानी P की वैल्यू और V की वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास होगा कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ दो वैल्यूज बताई, P1 V1 और P2 V2। तो उन्होंने कहा P1 V1 भी कांस्टेंट है, P2 V2 भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है ना। अगर ये भी कांस्टेंट है ना, और ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों में फिर क्या फर्क हुआ। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो ये मतलब एक दूसरे के बराबर है। तो अगर कांस्टेंट एक दूसरे के बराबर है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि P1 बराबर है P1 V1 बराबर है P2 और V2 के, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो P1 और V1 है ये क्या है, इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम है, यानी जो स्टार्ट लेना होता है, ठीक है, उस टाइम का ये प्रेशर है और उस टाइम का वॉल्यूम है। ये जो P2 और V2 है ये फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम है। तो इस टाइम तक बॉयल ये कहना चाह रहे हैं कि इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम का जो भी आंसर होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा हमारे पास फाइनल वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर के। कब? जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, जब हम टेम्परेचर को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन थी ना पिछली स्लाइड पे, जिसमें हम कंफ्यूज हो रहे थे कि ये कैसे आई, तो ये ऐसे आई, ठीक है, कि हम लोगों ने इनवर्स का जो रिलेशन था उसको कांस्टेंट, उसका साइन रिमूव करने के लिए, उसको इक्वल में चेंज करने के लिए कांस्टेंट पुट कर दिया। फिर यहाँ पे P जो था वो डिवाइड हो रहा था, वहाँ पे हम लेके गए तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो हमारे पास PV जो था वो कांस्टेंट के बराबर आ गया। फिर हमने कहा कि अगर PV कांस्टेंट के बराबर है, यानी जनरली ये कांस्टेंट के बराबर है, तो इसका मतलब P1 V1 भी बराबर होगा कांस्टेंट के, P2 V2 भी बराबर होगा कांस्टेंट के। तो अगर ये दोनों भी कांस्टेंट के ही बराबर है तो हम कह सकते हैं कि P1 V1 बराबर है P2 V2। तो ऐसे हमारे पास बॉयल्स की ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई। क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पे
कि यही चीज़ उसने एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई की। तो बॉयज़ ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक जे शेप का टेस्ट ट्यूब लिया। उसमें उसने कहा कि जब वो मरकरी की हाइट डबल करता है तो वॉल्यूम, वो जो गैस होता है उसका रिड्यूस हो जाता है, एंट्रैप हो जाता है, ठीक है। उसका जो वॉल्यूम है वो हाफ हो जाता है। यानी जब वो मरकरी का की अमाउंट ज़्यादा कर देता है, डबल कर देता है, तो वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। किसका वॉल्यूम? गैस का वॉल्यूम। तो इसीलिए उसने ये कहा कि प्रेशर को अगर हम वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बराबर आता है कांस्टेंट के। अब यहाँ पे देख लेते हैं उन्होंने क्या किया। दो केसेस उन्होंने देखे, ठीक है। यानी एक केस में उन्होंने एक प्रेशर और वॉल्यूम रखा, दूसरे केस में उन्होंने फिर चेंज कर दिया था। अब यहाँ पे उन्होंने क्या लिया है कि एक जे शेप का टेस्ट ट्यूब लिया है, ठीक है। उस जे शेप के टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया है कि वॉल्यूम ले लिया है 100 ml, ठीक है। 100 ml उन्होंने वॉल्यूम लिया है जो कि है V1 यानी इनिशियल वॉल्यूम। प्रेशर उन्होंने लिया है 200 mm ऑफ Hg मरकरी का, ठीक है, जिसका हम कह रहे थे कि उसने वैल्यू बढ़ा दी तो वॉल्यूम कम हो गया। अच्छा जी, अब प्रेशर क्या है? अगेन P1 है तो इनिशियल प्रेशर है, तो इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास इस टाइम 100 है, इनिशियल प्रेशर की वैल्यू इस टाइम हमारे पास 200 है। तो अगर हम इन्हीं वैल्यूज को बॉयल्स लॉ में पुट कर दें। बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या था? P1 V1 बराबर है कांस्टेंट के। तो P1 की जगह हमने वैल्यू पुट की 100 की, V1 की जगह हमने वैल्यू पुट की 200 की। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया? वैल्यूज पुट कर दी। V1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 100 ml है ना। P1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 200 mm Hg। तो हमने जब ये वैल्यूज पुट की और इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 20,000 का, है ना। हमारे पास क्या आंसर आया? 20,000 का। तो अब ये क्या था? ये पहले केस में उसका ये आंसर आया। अब हम चेक क्या कर रहे हैं? हम ये चेक कर रहे हैं कि उन्होंने जो कहा था कि P1 V1 बराबर है P2 और V2 के, तो क्या ये अगर हम न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहें तो क्या ऐसा ही होता है या नहीं? तो अब उन्होंने क्या किया, न्यूमेरिकली उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने दो केसेस लिए। ये हम पहले केस की बात कर रहे हैं कि इनिशियली उसने देखा कि वॉल्यूम उसने 100 रखा, प्रेशर उसने 200 रखा, ठीक है। कहाँ पे? इस जे शेप ट्यूब में। तो जब उन्होंने ये वॉल्यूम और प्रेशर देखा तो उन्होंने ये देखा कि वॉल्यूम, ये प्रेशर डबल करने की वजह से वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। प्रेशर डबल करने की वजह से वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इससे इसकी कौन सी बात प्रूव हो गई कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। क्या कह रहे हैं वो? कि उसने मरकरी का प्रेशर डबल किया यानी इंक्रीज किया, वॉल्यूम क्या हुआ? डिक्रीज हो गया, कम हो गया। यानी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो कौन सा रिलेशन हुआ इनके दरमियान? इनवर्स रिलेशन हुआ। तो अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या P1 V1 का न्यूमेरिकल जो आंसर होगा वो इक्वल होगा P2 V2 के या नहीं। तो यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशन की वो हमने सिर्फ P1 और V1 के लिए की, है ना। हमें दो वैल्यूज गिवन थी, V1 के लिए 100 ml और P1 के लिए 200 mm Hg। जब हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो उसका इक्वेशन हाफ हिस्सा जो था, ये जो हाफ हिस्सा था, इसमें जब हमने इसको पुट किया और मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 20,000। क्लियर? यहाँ पे इस वैल्यू को याद रखिएगा कि P1 और V1 का जो आंसर है वो हमारे पास आया है 20,000। अब हम केस 2 में देख लेते हैं। केस 1 में हम क्या देख रहे थे? इनिशियल वैल्यू, ठीक है। केस 2 में हम क्या कर रहे हैं? अब उन्होंने प्रेशर को डबल कर दिया। वहां प्रेशर कितना था हमारे पास? 200 था। यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया? 400। और यहाँ पे है भी प्रेशर कौन सा? फाइनल प्रेशर है, ठीक है। वो कौन सा था? इनिशियल। और वॉल्यूम भी यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम है। तो जब उसने प्रेशर 400 इंक्रीज किया तो जो वॉल्यूम है वो 100 से
कम होके कितने पे रह गया, 50 ml पे हो रह गया। तो यहाँ पे उसकी कौन सी बात प्रूव हुई कि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जिसका ये मतलब है कि बॉयल्स लॉ के इक्वेशन में वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, और अगर एक कम होगा तो दूसरा जो है वो बढ़ेगा। अच्छा, अब हमें दो वैल्यूज मिल गई, V2 की वैल्यू भी मिल गई और P2 की वैल्यू भी मिल गई, सेम जैसे हमें वैल्यू मिली थी P1 और V1 की। तो अब हमने अगेन उसका जो इक्वेशन थी वो यूज करते हैं कि P2 V2 बराबर है कांस्टेंट के, है ना। अब P2 V2 में अगेन हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। P2 की वैल्यू है 400 mmHg, V2 की वैल्यू है 50 ml। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अगेन आंसर आया 20,000। P1 V1 में भी हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, ठीक है, P1 V1 की हमारे पास वैल्यू आई थी 20,000, है ना, और P2 V2 की हमारे पास वैल्यू आई थी 20,000। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, तो अगर इसका ये साइड इक्वल है इसका मतलब ये भी इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि केस 1 जो है वो केस 2 के बराबर है ना। दोनों केसेस में हमारे पास सेम ही आंसर आया। केस 1 जो है वो केस 2 के बराबर है, यानी P1 V1 बराबर है P2 V2 के। जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन थी पहले हमने उसको देखा कि वो आई कैसे, अब हम उसको प्रूफ कर रहे हैं कि अगर हम इसको न्यूमेरिकली एक्सपेरिमेंटली भी देखें तो ये एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई होगा। तो हमने वेरीफाई क्या किया कि P1 V1 का जो प्रोडक्ट है, यानी इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा फाइनल वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि P1 जो है वो इनिशियल प्रेशर है, सही, V1 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है, P2 फाइनल प्रेशर है और V2 जो है वो फाइनल वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बात क्लियर होगी कि जो बॉयल्स लॉ था वो वेरीफाई हो गया, ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है। तो इसको फिर अगेन जब हम जनरली देखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि PV बराबर है कांस्टेंट के। ठीक है, ये अगेन वही एग्जांपल है हमारे पास कि आप दोनों साइड पे देखो तो P1 V1 का एक ही आंसर आएगा। वहां पे P1 हमारे पास कितना था, 2 था, यानी प्रेशर 2 रखा था, वॉल्यूम जो था वो 5 रखा था। जब प्रेशर को इंक्रीज करके 5 किया तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस होके 2 आ गया। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमारे पास आंसर क्या आया, 10 आया। तो इसका भी 10 आंसर आ रहा है और इसका भी 10 आंसर आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, सेम है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि P1 V1 बराबर होता है P2 V2 के, जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो। T1 भी यहाँ पे हमने 100 के रखा था, ठीक है, 100 केल्विन रखा था, और T2 भी हमने यहाँ पे कितना रखा था, 100 केल्विन रखा था। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इनवर्स रिलेशन में होते हैं। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर रिड्यूस होता है, जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम रिड्यूस होता है। अब हम देख लेते हैं कि बॉयल्स लॉ की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे बनी। उन्होंने एक ग्राफ लिया, उस ग्राफ को ड्रॉ किया, उसमें उन्होंने कौन कौन से फैक्टर यूज किए, प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, उन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान एक ग्राफ बनाया। तो वहां पे उन्होंने क्या देखा कि ग्राफ में एक कर्व ऑब्टेन हो गया है, एक कर्व बन गया है, और वो कर्व हमें क्या बता रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा जब प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ग्राफ देख लेते हैं। हाँ जी, ये ग्राफ है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, प्रेशर यहाँ पे रिड्यूस्ड है। ठीक है, ऐसे समझो जैसे 0 से वैल्यू जा रही है, यहाँ पे भी 0 से वैल्यू आगे बढ़ती जा रही है। अब जितना देखो प्रेशर यानी 0 से यहाँ पे कम कम है, तो वहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू देखो कहाँ पे पहुँची हुई है, पीक्स पे पहुँची हुई है ना। जैसे प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होती जा रही है तो वॉल्यूम की लाइन कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है ना। एक्स एक्सिस पे हमारे पास प्रेशर है, वाई एक्सिस पे हमारे पास वॉल्यूम है। तो कम वॉल्यूम पे, कम प्रेशर पे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज्ड है,
जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, आगे की तरफ आ रहा है, वैसे वैसे वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो ये क्या कंफर्म कर रहे हैं, इनवर्स रिलेशन दोनों के बीच में कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ में भी हम मेंशन किया कि प्रेशर इंक्रीजेस विद अ डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड वाइस वर्सा, मतलब कि अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सही जी, यहाँ पे ये बात क्लियर होगी। यहाँ पे उन्होंने टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं किया, ठीक है। क्यों नहीं किया? क्योंकि टेम्परेचर को उन्होंने सिरे से छेड़ा ही नहीं है, टेम्परेचर को तो उन्होंने कांस्टेंट ही रखा है। तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट हमने बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा गया था, ठीक है। ये भी वही ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है। वहाँ पे जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे हमने वॉल्यूम और प्रेशर का देखा था। अब देखो वॉल्यूम क्या यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ले आए हैं और प्रेशर को अगर वाई एक्सिस पे ले आए हैं तो भी रिजल्ट पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम रहेगा। जितना वॉल्यूम यहाँ पे कम था तो प्रेशर इतना ज़्यादा था, जितना वॉल्यूम ज़्यादा होता गया, इस तरफ बढ़ता गया, उतना ही प्रेशर जो है वो उसकी लाइन कम होती गई। इसी तरह फिर हमने क्या कहा था कि पी वी बराबर है कांस्टेंट के, है ना। हमने क्या कहा था कि पी वी बराबर है कांस्टेंट के। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, पी वी लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू अब वाई एक्सिस पे बनेगी वो वैल्यू होगी जो हमारे पास पी वी का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे हम या तो प्रेशर या वॉल्यूम, मतलब आप यहाँ पे प्रेशर भी पुट कर सकते हो अकेले और आप यहाँ पे वॉल्यूम भी पुट कर सकते हो अकेले। अगर आप प्रेशर पुट करोगे तो भी ये लाइन यहाँ पे स्ट्रेट कांस्टेंट ही शो करेगी, अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम भी पुट करोगे तो भी ये लाइन जो है स्ट्रेट रहेगी, और इसका मतलब ये होगा कि पी वी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया। तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या उन्होंने, अब ये जो ग्राफ था उससे क्या रिजल्ट मिला कि जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का कांस्टेंट टेम्परेचर पे, है ना, और अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट है, मतलब मास भी हमने चेंज नहीं किया। एक ही मास के लिए जब हम बात कर रहे थे तो तब वो जो लाइंस ग्राफ की शो हुई है वो इंडिपेंडेंट है वॉल्यूम पे, ठीक है, या फिर प्रेशर पे। मतलब जो पहला ग्राफ था उसने वो पहली इक्वेशन वेरीफाई की कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर कम होगा, या फिर जैसे जैसे प्रेशर ज़्यादा होगा वैसे वैसे वॉल्यूम कम होगा। दूसरी जो ग्राफ थी उसने ये रिजल्ट बताया कि जो P और V की वैल्यू है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कांस्टेंट होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा प्रेशर, अकेले प्रेशर के या फिर अकेले वॉल्यूम के। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू।